सिनेमा समाज की दर्पण होती है, पर कुछ लोगों के लिए ये प्रोपेगेंडा और समाज के विचारों को कलुषित करने का माध्यम भी होती है। पर जब कोई निर्देशक या कलाकार अपने तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है, तब सिनेमा सिर्फ प्रोपेगेंडा और समाज के विचारों को कलुषित करने और माध्यम मात्र बन जाती है। और भारत में जब ऐसे प्रोपेगेंडा युक्त सिनेमा बनते रहेंगे, तब तक लोग बनते रहेंगे। भारत में एक ऐसा ही प्रोपेगेंडा युक्त सिनेमा बना था जिसका उद्देश्य लोगों को आज तक समझ नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं त्रिभुवन अपने दर्शकों को ऐसे ही प्रोपेगेंडा युक्त सिनेमा के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है चक दे इंडिया। साथ ही तथ्यों और तर्कों के आधार पर मैं अपने दर्शकों को यह समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे भारत और भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का उपयोग कर भारत को मुस्लिमों के प्रति भेदभाव रखने वाले देश के रूप में चित्रित करने का कुत्सित प्रयास किया गया, वो भी तब जब एक मुसलमान कोच जी जान से भारतीय महिला हॉकी टीम का पुनरुद्धार कर अपने माथे पर लगे गद्दार का कलंक को धोना चाहता है। यह फिल्म आपके अंदर के राष्ट्र प्रेम और भावनाओं को इतने चालाकी से दोहन करती है कि आप भारत पर लगने वाले मुस्लिम भेदभाव के झूठे आरोप और तथ्यों से छेड़छाड़ को भी भूल जाते हैं। ऊपर से सहयोगी नायकों की अदाकारी भी आपको इतना बांध देती है कि आप महिला हॉकी टीम और राष्ट्रवाद के परिधि से बाहर देख पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो चलिए आपकी आंखों की पट्टी को खोलने का प्रयास करते हैं। फिल्म की समीक्षा आरंभ करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि महिला हॉकी के पुनरुत्थान की पटकथा के लिए कई लोग #चक दे इंडिया की प्रशंसा करते हैं। मैं उनसे सहमत हूं। यह एक शानदार फिल्म थी। इसमें सब कुछ था जो एक फिल्म को हिट करने के लिए होना चाहिए। एक आकर्षक स्क्रिप्ट, शानदार प्रदर्शन और भावनात्मक चरमोत्कर्ष। चक दे इंडिया 2007 में रिलीज हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स फिल्म है। आम लोगों को लगता है शिमित अमीन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में खेल फिल्म का मूल हिस्सा था, पर ऐसा नहीं है। खेल का मूल हिस्सा भारत में व्याप्त मुस्लिम प्रताड़ना को प्रदर्शन करना था। स्मरण कीजिए, इस फिल्म के आरंभ में क्या होता है। इसके आरंभ में एक बच्चा होता है जो अपने पिता से गद्दार देखने की जिद कर रहा होता है, और गद्दार होता है शाहरुख खान द्वारा अभिनीत कबीर खान का चरित्र, जिस पर पाकिस्तान से मिलकर भारत को हॉकी मैच हराने का आरोप लगता है। कबीर खान पर यह झूठा आरोप मैच उपरांत ली गई एक फोटो के आधार पर लगा दिया जाता है, जिसमें वो पेनल्टी चूकने के बाद पाक खिलाड़ी से हाथ मिला रहे होते हैं। और फिर शुरू होती है इस कोच की कलंक सफाई की यात्रा, जो यह भारतीय महिला हॉकी विश्व कप विजेता बनाकर पूर्ण होती है। अगस्त 2021 में ही टीएफआई के संस्थापक और सीईओ अतुल मिश्रा ने एक ट्विटर थ्रेड में इस फिल्म को लेकर सभी चीजें स्पष्ट की थी। उन्होंने बताया था कि एक मुस्लिम खिलाड़ी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की हार का मुख्य कारण बनता है। उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। फिर वो बतौर कोच वापसी करता है और अंडरडॉग महिला हॉकी टीम को विश्व चैंपियन में बदल देता है। यह कहानी केवल आदमी के बारे में थी, पर जनता के राष्ट्र प्रेम और सहयोगी कलाकारों के उत्कृष्ट अभिनय और मुस्लिम भेदभाव और प्रताड़ना के मुद्दे को गौण कर दिया। यहाँ दो चीजें ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम यह कि भारत, भारतीयता, राष्ट्रवाद और खेल इस सिनेमा का अभिन्न अंग है ही नहीं, बल्कि भारत में व्याप्त मुस्लिमों के प्रति भेदभाव और कबीर खान को निर्दोष साबित करने के पूरक बने हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो ऐसा इसलिए बंधु कि आप जिस कबीर खान की कहानी को देखते हैं, दरअसल वो कबीर खान नहीं, बल्कि फिल्म पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी के वास्तविक जीवन के चरित्र पर आधारित है, जो 1982 के एशियाई खेलों में गोलकीपर थे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल 1-7 से हार गया और देश का सारा गुस्सा नेगी पर उतरा, जो उस समय नेट के सामने थे। लोगों ने तुरंत ही उन्हें देशद्रोही करार दिया और पाकिस्तानी पक्ष से पैसे लेने का आरोप लगाया। पूरी टीम के खराब प्रदर्शन के बावजूद सिर्फ उत्तराखंड के नेगी को देश का गुस्सा झेलना पड़ा, जिन्होंने अपेक्षाकृत अपने साथी खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद नेगी भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के गोलकीपिंग कोच बने और अपने अथक श्रम से 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्हें स्वर्ण पदक जिताकर अपने ऊपर लगे इस कलंक को धोया। परंतु क्योंकि उनकी धार्मिक पहचान अलग थी और इस कारण मुस्लिम प्रताड़ना के झूठे प्रोपेगेंडा को प्रचारित करना मुश्किल होता, अतः शिमित अमीन ने कबीर खान के चरित्र को दर्शकों के सामने पेश किया। इस झूठे चरित्र से लोगों को जोड़ने के लिए सलीम सुलेमान की जोड़ी ने झूठे संगीत भी गढ़े। क्या आपको सुपरहिट गाना तीजा तेरा रंग था मैं तो याद है? अगर याद होगा भी तो शायद आपने इस गाने के बोल पर ध्यान नहीं दिया होगा।
तीजा तेरा रंग था मैं, अर्थात एक प्रताड़ित मुस्लिम कोच भारत को उल्हाना देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा तीसरा रंग था, मतलब कि हरा। जिया तेरे रंग से मैं तो, अर्थात हिंदू बहुसंख्यक देश में आजादी न होने के बावजूद भी मैंने खुद को उनके अनुसार ढालने की कोशिश की। यह गीत मुस्लिम उत्पीड़न का प्रतीक है। गीत का दावा है कि मुसलमान भारतीय ध्वज के तीसरे रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे आजादी नहीं मिलने के कारण सांस्कृतिक हिंदुओं के रूप में रहते हैं। मैं यह निर्णय दर्शकों पर छोड़ता हूं कि इस गाने के बोल कितने सही हैं। क्या ये भारत पर लांछन नहीं है? लोग तो स्क्रिप्ट चोरी करते हैं, लेकिन इस फिल्म में तो भारत के एक यशस्वी खिलाड़ी की जीवनी ही चुरा ली। उस पर लगे लांछन को उसने कितने अथक प्रयास से धोया होगा। इस कहानी को देखकर उसे श्रद्धांजलि देने के उलट कबीर खान ने उसकी चरित्रता ना करके सिर्फ उसके गुमनामी की ओर धकेल दिया और ऊपर से भारत पर लांछन भी लगाया। हालांकि दर्शकों के राष्ट्र प्रेम ने इस एजेंडा को विफल करते हुए महिला हॉकी टीम के प्रयासों को ऊपर ला दिया, जिसके कारण शाहरुख को बाद में माय नेम इज खान बनानी पड़ी। इस अति विलंब समीक्षा का उद्देश्य न सिर्फ नेगी को नमन करना है, बल्कि बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करना भी है, जो शायद आपको और किसी समीक्षा में नहीं मिलेगा।